नाजरीन, बुरहान कमाल तुर्की ज़बान के एक मशहूर नावलिस्ट हो गुजरे हैं और आज हम आपकी खिदमत में उनके एक नावल बैरक 72 के कैदी द प्रिजनर्स ऑफ बैरक 72 उसका रिव्यू लेके हाजिर हुए हैं। उम्मीद है आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। 20वीं सदी की मशहूर इनकलाबी शख्सियत लियोन ट्रॉट्स्की ने अदब के बारे में कहा कि ये इंसानी जज्बात की तत्हीर के साथ साथ तजर्बात के ज़रिए इल्म के हसूल की मारूज़ी मुशक्क़त के बग़ैर इंसान को इल्म की दौलत से मालामाल करता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारी अदबी तारीख़ में अलमिए यानी ट्रेजेडीज़ ज़्यादा मकबूल रही हैं बनिस्बत कॉमेडीज़ के? आज भी हम होमर की इलियड को तो जानते हैं, रामायण और महाभारत को तो सुनते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो उस दौर में लिखी गई तरबियत तहरीरों से शनासा हों? मुझे तरबिया का रुतबा कम करने का इल्ज़ाम मत दीजिए, इसकी यकीनन अपनी एक अहमियत है और हम ये मानते हैं कि ये हमेशा इंतहाई स्याह अदवार में जालिम के खिलाफ इजहार का वसीला रहा है, मगर आलमी अदब की मैज़ान में अलमिये का पलड़ा ज़्यादा भारी ही रहा है। बुरहान कमाल का नावल बैरक 72 के कैदी एक ऐसा ही अलमिया है जो कई सदियों तक जिंदा रहने के लिए तख्लीक हुआ है। मुझे इस दावे में आपको शरीक करने के लिए ज़रूरी है कि मैं अब इस नावल पर आपसे बात करूं। एक मुख्तसर सी स्टोरी लाइन पहले हम नावल की सुन लेते हैं। इस मुख्तसर से नावल की आसान से स्टोरी लाइन कुछ यूं है कि कप्तान अहमद बैरक 72 में सजा काट रहा था। उसका जुर्म यह था कि उसने अपने बाप के कातिलों के कजन्स को कत्ल कर दिया था। उसके बाप का कत्ल तब हुआ था जब अहमद अपने बचपन में था। अहमद को इस कत्ल पर कोई तासुफ नहीं था, बल्कि वो तो कभी कभार शेखी बिगाड़ता था कि कई सालों के इंतजार के बाद उसे मौका मिला और वो सुरखरू हुआ। एक दिन जेल का गवर्नर उसे बुलाता है और खबर देता है कि रिज से उसकी वालदा ने उसको 150 लीरा भेजे हैं। यह खबर आग की तरह पूरी बैरक में फैल जाती है और यकलख्त कैदियों का रवैया उसके साथ बदल जाता है। चिटानली उससे गुजारिश करता है कि उसका मालिक बन जाए और उसे अपना दस्ते रास्त बना ले। जवारी फाउल उसका दोस्त बन जाता है। अक्सर का ख्याल ये होता है कि अहमद अब ये बैरक छोड़कर किसी अच्छी बैरक में चला जाएगा, मगर सबकी तवक्कुआत के बरक्स अहमद सब दोस्तों को मटर गोश्त की दावत देता है और सब उसकी दरिया दिली के रोब में ममनून होने लगते हैं। फाउल अहमद को इस रकम से जुआ खेलने की शह देता है और वो जेल में जुआ खेल कर अच्छी खासी रकम जीत जाते हैं। लालची फाउल एक बेहतर बैरक में मुंतकिल हो जाता है, मगर कप्तान ना सिर्फ वहीं रहता है बल्कि साथी कैदियों पर गर्म खाना, चाय और सिगरेटों की सूरत में लुत्फ़ो इनायात जारी रखता है। लाइट बल्ब लाए जाते हैं, दीवारों पर सफेदी की जाती है और बैरक 72 के कैदियों का रुतबा दीगर बैरकों के कैदियों की नज़र में बढ़ना शुरू हो जाता है। खिड़कियों के शीशे नए लगवाए जाते हैं और उनके लकड़ी के दस्ते दोबारा से नमूदार होने लगते हैं। इसी दौरान टोडी नाम के एक संतरी अहमद के करीब होता है और उसकी औरत के लिए ख्वाहिश से फ़ायदा उठाने का मंसूबा बनाता है। वो एक कहानी घड़ता है कि जनाना बैरक में मौजूद कैदी फातिमा उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। वो अहमद से खतूत लेता है और उनके जायली जवाबात लिख कर अहमद तक पहुंचाता है और उससे पैसे ऐंठता है। वो अहमद की फातिमा से शादी के मंसूबे भी पेश करता रहता है। एक दिन वो खबर लाता है कि फातिमा को रिहाई मिल गई है और वो जल्द ही उसको दोबारा खतूत लिखेगी। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और इसी तरह से वक्त गुजरता रहता है, मगर कोई खत नहीं आता। ये महरूमी अहमद में एक जहनी तशन्नुज की कैफियत को पैदा कर देती है। उसे दौरे पड़ने लगते हैं और उसे हेलुसिनेशंस में फातिमा नजर आने लगती है। इसी पागलपन में बैरक 72 के कैदी फिर से पहले वाली हालत में वापस आने लगते हैं और एक सर्द सुबह जेल के संतरी राउंड पर आते हैं तो देखते हैं कि कप्तान अहमद दीवार के साथ खड़ा हुआ है और खुद सीमेंट का हो चुका है और उसकी आंखें जनाना बैरक के दरवाजे पर मरकूज फातिमा को देख रही हैं। अब आते हैं नाजरीन इस नावल के कुछ अहम थीम्स की तरफ। सबसे पहला थीम है कि मुख्तलिफ शक्लों में इजहार करती किल्लत और लालच। यूं नावल की पढ़त में एक भी किरदार ऐसा मंजर आम पर नहीं उभरता कि जिसमें मोहब्बत, दर्द, हमदर्दी का एहसास जागुज़ी हो।
सिवाय कंक्रीट नामी एक हाशिया बरदार किरदार के। फाउल, अली, इजमीर, टोडी, फातिमा, नदीमा, यसंत्री सभी किरदार मफाद की जंग के मोहरे थे कि जिनका मकसद अपने इस बेकैफ और जुल्म भरी दुनिया में अपने लिए कुछ आराम और वक्ती लुत्फ का हसूल था। फाउल की दोस्ती का सबब अहमद से रकम ऐंठना और उनसे जुआ खेलना था। उसके साथी कैदियों का बातों में जान निछावर करने का मुहर्रिक मिलने वाला खाना, चाय और सिगरेट थे। टोडी भी तो लूटने के लिए ही मोहब्बत और औरत का सहारा लेता है। क्या ये हमारे आज के इंसान की फितरत का मुकम्मल इजहार नहीं है? और फिर यही रुतबुल लिसान कैदी पागलपन के बाद अहमद से क्या सलूक करते हैं? उसका गदा बेचते हैं, उसके बर्तन बेचते हैं, खिड़कियों के शीशे तक बेच आते हैं और लकड़ी फिर से जला डालते हैं, हत्ता कि अहमद को उसके कपड़ों से भी महरूम कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि इसी नॉवल में से कुछ लाइनें जो कि इसी थीम से मुतालिक हैं आपके गोश गुजार करूं कि चट्टान अली चुपके से कप्तान के पास गया। उसने कप्तान अहमद को कंधे से पकड़कर हिलाया। कप्तान ने उसकी तरफ मुड़कर मरतूब आंखों से देखा। उसकी नजर किसी भी तासुर से खाली थी। फिर उसने चट्टान अली को पहचान लिया। वो मुस्कुराया। चट्टान अली ने कहा, इधर आओ। कप्तान पुरुमीद सा करीब आया। जैकेट उतारो। कप्तान के चेहरे पर झिझक भरी मुस्कुराहट फैल गई। और फिर चट्टान अली बोला, सुनो, इसे उतारो। सुनो, फातिमा आई है, उसे ठंड लग रही है, उसने कहा है। क्या कप्तान अपनी जैकेट भेज देगा? इसे उतार दो। वो घबराहट से कांपने लगा। वो सुस्त रद्द अमल से खौफजदा हो गया। उसने तेजी से जैकेट उतारा। फातिमा? क्या कहा? फातिमा? फातिमा आई है? वो कहाँ है? उसे ठंड लग रही है। क्यों नहीं? वो जैकेट ले सकती। वो कहाँ है? फातिमा कहाँ है? वो बाहर है। ये लो, जैकेट ले जाओ। तुम्हारी पतलून? मेरी पतलून? पतलून भी उसे चाहिए? हाँ, पतलून भी। उसने कहा था कि अच्छी तरह धो देगी। ठीक है, ये लो, वो धो देगी। तुम्हें अपने जूते भी भेजने होंगे। मुझे कोई एतराज नहीं है, वैसे भी मेरी यहां से तब्दीली हो रही है और मुझे नए जूते दे देंगे। उसे कहना कि यहां मेरा इंतजार ना करे, सीधी मेरी मां के पास चली जाए। ठीक है। कमीज और जेरे जामा पहने वो नंगे पांव खिड़की के पास चला गया। वो उन सड़कों को देखने लगा जिन पर फातिमा जाएगी, जिन सड़कों पर फातिमा एक अरसा पहले गई थी। वो बर्फ से ढक चुकी थी। इससे बढ़कर इस कहतज़दा समाज की अखलाकियात का पर्दा चाक भला कैसे किया जा सकता है? नाज़रीन, इसमें एक और थीम जो कि इंतहाई अहम है, वो है मोहब्बत और पागलपन। ये बात याद रखनी चाहिए कि मरकजी किरदार अहमद अपने साथियों जैसा नहीं है। वो उन छोटे मोटे चोरों से खुद को आला समझता है क्योंकि वो बदले के नतीजे में जेल पहुंचा था और जेल में भी वो किसी किस्म की चोरी चकारी से दूर ही रहा था और उसे ये उम्मीद भी थी कि अचानक एक दिन उसकी सज़ा ख़त्म हो जाएगी और उसे रिहाई मिल जाएगी। मगर इस सब के बावजूद अहमद की ज़ात का एक निहा गोशा इस तरह से छुपा रहता है कि उसे रोशनी में लाने के लिए हमें उसके बचपन में जाना पड़ेगा। उसकी माँ ने उसे एक दुलारे और मोहब्बत भरे अंदाज में नहीं पाला था, बल्कि इस तरह से परवान चढ़ाया था कि वो अपने बाप के कत्ल का बदला कभी ना भूले। बाप के बदले के एहसास ने उससे उसका सारा बचपन और मोहब्बत का एहसास छीन लिया था और जब उसने बदले की सूरत में एक अहम तरीन मकसद हासिल कर लिया तो उसके बाद क्या रह जाता है? एक खला, एक बेमानवियत का एहसास, भूली बिसरी महरूमियों का शदीद एहसास खिड़कियां तोड़कर औद आता है और अहमद में मोहब्बत की कमी की प्यास को जन्म देता है। ये प्यासी तो उसको फातिमा के फर्जी हेवले बनाने की राह दिखाती थी। वो उन झूठे खतूत पर जान छिड़कता था और जब नहीं आते तो उसे ये एहसास एक इतने शदीद दुख को जन्म देता है कि वह हवास तक खो बैठता है। हत्ता कि वक्त नज़ा भी उसी दरवाजे को देख रहा होता है जो उस बैरक की तरफ जाता है जहां फातिमा ने जेल काटी थी। करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो कोई और काम भी नहीं आता। नाज़रीन,
اس میں ایک اور انتہائی مضبوط تھیم جو موجود ہے وہ جنسیات کا پہلو ہے۔ ارحان کمال نے جیل میں زندگی کا خاکہ کھینچنے میں انتہائی حقیقت نگاری کا مظاہرہ کیا۔ جنسیات اور ہوس پرستی کا حقیقی اظہار ناول کے کرداروں کو مزید حقیقی رنگ دیتا ہے۔ کسی بھی قسم کی تخلیقی سرگرمی سے محروم قیدیوں کا محبوب مشغلہ سیکس کے بارے میں سوچنا اور ہوائی قلعے بنانا تھا۔ قریبی چکلے تک رسائی کے لیے قیدی سنتریوں کو پیسے کھلاتے تھے اور بیرک 72 کے قیدی روز گھنٹوں اس دیوار کو تکتے جس پر کچھ ننگی بیہودہ شبیہیں موجود تھیں۔ مردانہ ہوس کا اظہار آپ کو مختلف ناولوں میں مل جائے گا، مگر نسوانی ہوس کا اظہار اس ناول میں بہت خوبصورت طریقے سے دھر آتا ہے۔ ندیمہ کسی بھی قسم کے مرد کے ساتھ بستر میں جانے کی خواہش رکھتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جیل میں چلنے والی مسلسل جنسی معنویت سے بھرے لطیفے ہوں یا پھر مردوں کے دھلائی کے لیے بھیجے جانے والے کپڑوں کو جسم سے رگڑ کر یا سونگھ کر لذت حاصل کرنے کا عمل، یہ سب فکشن کو حقیقت کے مزید قریب لاتا ہے اور حقیقت کو فکشن کے بحروپ میں سموتا چلا جاتا ہے۔ ناظرین، اختتامیہ کے طور پر میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ ارحان کمال کے ناولوں کی وجہ شہرت اس کے ناول کے نچلے طبقے کے نمائندہ کردار ہیں۔ وہ افتادگان خاک کے لیے ہی لکھتا تھا۔ ایک طرف یہ ناول کہانی ہے ان چور اچکوں کی جو جیل میں ہیں اور لالچ اور خود غرضی کے ذریعے جہنم جیسی جیل میں زندہ رہنے کا سامان کر رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو اپنی زندگی میں زندگی کو جی ہی نہیں پایا، بلکہ والدین کے احکامات نے اسے برباد کر دیا۔ ایک والدین کے المیہ نے اس کی زندگی کی تمام تر رومانویت اس سے جدا کر دی۔ یہ ناول تقریباً 76 سال پہلے لکھا گیا تھا، مگر آج بھی خوشامد، لالچ، نفرت، استحصال کے جذبات نہ صرف یہ کہ موجود ہیں بلکہ کئی احمد جیسوں کی زندگی برباد کر چکے ہیں، اور ان کو سماج قبولیت بھی بخش چکا ہے۔ ادب مزاحمت کا نام ہے، اور ارحان کمال کا یہ ناول ان قابل نفرین جذبات کے خلاف انسانوں میں نفرت کو بڑھاتا رہے گا جب تک کہ یہ ختم نہیں ہو جاتے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ختم نہیں ہو سکتے تو پھر اس بات پر بھی یقین رکھیں کہ یہ ناول کبھی بھی پرانا نہیں ہو سکتا ہے۔